नमस्ते बच्चों। जीएसटी के पार्ट 3 के बाद अपन अगले इस वीडियो में जो सलाह एंड फीचर्स ऑफ जीएसटी के बारे में चर्चा की थी उससे अपन आज आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों को मैटर दिख रहा होगा। सलाह एंड फीचर्स ऑफ जीएसटी से पहले का अपन ने डिस्कस किया था कि पुराने और नए जो सिस्टम हैं जीएसटी के पहले जो अप्रत्यक्ष कर लागू थे और उनमें उनकी क्या खास बातें थी और अब जीएसटी में से वो किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार समान है, ये चीज़ें हमने देखी थी। अब आज अपन अगला मैटर जो सलाह एंड फीचर्स ऑफ जीएसटी का है ये देखेंगे। तो ये रीडिंग मटेरियल आप देख लें थोड़ा, अगले इंग्लिश वालों के लिए है ये। अब इसी मैटर को अपन हिंदी वाली बुक्स में लेकर आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताएं। मेन एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी या जिसको कहेंगे सलाह एंड फीचर्स के नाम से अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो जिसके बाद बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि ये इस जीएसटी एक्ट जो लागू किया गया इसकी क्या मुख्य बातें हैं। मुख्य पहलू, मेन एस्पेक्ट या जिसे हम कहेंगे सलाह एंड फीचर्स ऑफ जीएसटी। पूर्ति होना कर योग्य घटना। सबसे पहली जो इस एक्ट के बारे में कहा था, हमने देखा था कि वस्तु एवं सेवा के अंतिम उपभोक्ता तक पर यह केंद्रित किया गया है। इसका मतलब यही है कि वस्तु एवं सेवा कर की जब सप्लाई होगी, आपूर्ति होगी, वो घटना घटित होगी जबकि वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति हो रही है, तब यह कर लगाया जाएगा। जबकि पहले के जो कर थे अप्रत्यक्ष कर, वेट, सेल्स टैक्स वगैरह, वो वस्तु के निर्माण पर लगते थे, वस्तु के विक्रय अथवा सेवा की व्यवस्था पर लगते थे। सेकंड जो पॉइंट है ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। गंतव्य आधारित कर है, अर्थात उस राज्य को कर की प्राप्त होती है। गंतव्य आधारित कर को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया कि वस्तु एवं सेवा कर में उस राज्य को कर की प्राप्ति होती है जिस राज्य में वस्तु अथवा सेवा का गंतव्य स्थान है, अर्थात विक्रय के बाद वो वहाँ डिलीवर हो रही है। अतः कर संग्रह का लाभ उस राज्य को मिलेगा जो फाइनल
कंज्यूमर जिस राज्य में रहता है वहाँ पे। इस सिद्धांत के आधार पर हालांकि कुछ राज्यों को हानि हो रही थी, क्योंकि कई जो स्टेट्स थे वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा थी, लेकिन इस कर में चूँकि जहाँ पर विक्रय किया जा रहा है या जहाँ पर उस सेवा की आपूर्ति की जा रही है उनको उस राज्य को कर मिल रहा था, तो आपस में इन राज्यों को कर की हानि नहीं हो, इसलिए संविधान संशोधित बिल के जो सब क्लोज है 19 उपबंध 19 में जिन्हें हानि हो रही है जिन राज्यों को 5 वर्षों तक हानि की क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान किया गया है। जब ये लगाया और ये चीज़ सामने आई तो ये एक नई व्यवस्था दी गई। दूसरा है ड्यूअल टैक्सिंग स्ट्रक्चर, द्विविध करारोपण ढांचा। इसमें क्या है कि जो नया अनुच्छेद है सेक्शन 246A सबसेक्शन, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा के संबंध में कर लगाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों साथ साथ अधिनियम बना सकते हैं और दोनों अपने कर लगा सकते हैं। जहां पर अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य का मामला होगा तो वो CGST केंद्रीय का कर लगेगा, और जहां राज्य के भीतर ही वस्तु और सेवा का हस्तांतरण हो रहा है तो उस स्थिति में राज्य जो कर लगाएगा उसे हम SGST कहेंगे। यानी ये द्विविध दोनों के लिए ये व्यवस्था की गई इस एक्ट में। इसके बाद है इंटीग्रेटेड GST। ये एक नया टर्म है जो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया था। इंटीग्रेटेड GST, पहले क्या होता था कि व्यवस्थाएं ऐसी होती थी, केंद्र के कर अलग होते थे, राज्य के कर अलग होते थे, और कर अपवंचन या कर बचाने की बहुत सी परिस्थितियां पैदा हो जाती थी। और GST मूल रूप से लागू ही इसीलिए किया गया है ताकि पारदर्शिता बने और एक समान दर से पूरे देश में ऐसी कर व्यवस्था लागू की जाए कि कर जो बीच के जो प्रोसेस है उसमें कर का कहीं नुकसान नहीं हो और राज्य को राजस्व की और केंद्र को राजस्व की हानि नहीं हो। तो इस हिसाब से ये इंटीग्रेटेड GST लगाया गया है। इस इंटीग्रेटेड GST के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जब भी माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो उस पर IGST वसूल होगी। हालांकि ये इसका क्रेडिट भी फिर मिलता है, और चाहे स्टॉक का हस्तांतरण हो रहा हो या वस्तु एवं सेवा का आगे पुनः विक्रय हो रहा हो। एक वस्तु एक ही राज्य में खरीदी बेची गई, फिर जिसको बेची गई उसने यदि दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति को बेच दी तो उस स्थिति में IGST वसूला जाएगा। और ये जैसा कि कहा गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, केंद्र सरकार का कर है। और ये भी देखो आगे कर रहा कि जब पुनः विक्रय किया जाएगा तो इस पर टैक्स क्रेडिट आसानी से मिल सके। पहले इस टैक्स क्रेडिट में कई उलझने थी, तो इसमें बड़ी सिंपल व्यवस्थाएं की गई है IGST की। और ये है एक साथ और है कि यहाँ राज्य का मामला है, लेकिन अगर देश के मामले में भी हो, एक देश से दूसरे देश के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तो जो इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देश से जो माल मंगाया जा रहा है उस पर भी IGST वसूलने की व्यवस्था की गई है। फिर कम से कम वस्तु एवं सेवाओं के लिए कर मुक्ति। पहले बहुत सी चीज़ों को कर मुक्त किया गया था, कुछ को केंद्र सरकार द्वारा, कुछ को राज्य सरकार द्वारा, लेकिन इसमें प्रयास ये किया गया GST में कि कम से कर मुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची छोटी से छोटी रखी गई, और इस सूची में जो वस्तुएं हैं आमतौर पर वो सेंट्रल की सूची और राज्य की सूची में एक जैसी हो, ये प्रयास किया गया। जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो कर की केवल 5 दरें थी। ये 5 दरें थी 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। हालांकि पिछले 2-3 सालों से इनमें बहुत अधिक परिवर्तन किया जा रहा है और राज्यों की और उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार इनमें काफ़ी चेंज आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही सबसे अधिक प्रचलित दर 18% है। सोने और अन्य वस्तुओं पर बहुत कम दर से 3% GST लगाया जाता है। सोने के आभूषण पर 5% कर की व्यवस्था है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका छोटे व्यापारियों के लिए कर मुक्ति की परिसीमा और पंजीकरण से मुक्ति। थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट।
इसमें ये ऐसा भी कहा गया है कि जो छोटे स्तर के मध्यम स्तर के व्यापारी हैं या जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह है या इस तरह के सेवा प्रदान करने वाले संस्थान हैं जिनको और जो इस कर व्यवस्था में ज़्यादा उलझन नहीं चाहते, ज़्यादा व्यवस्था नहीं चाहते, तो उनके लिए एक स्कीम भी लगा दी गई। वो है संयुक्त या सम्मिश्रण योजना, कंपोजिट स्कीम फॉर मिडिल ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। इसमें यह किया गया है कि एक निश्चित सीमा तय कर दी गई और उस निश्चित सीमा से अधिक यदि टर्नओवर होता है तो जीएसटी का करेगा, वरना अगर उस निश्चित सीमा के नीचे वो उसका टर्नओवर होता है तो वो एक निश्चित दर से केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कर चुका दे और इन सारे झंझटों से मुक्ति पा जाए जो इस स्कीम में आ जाते हैं। लेकिन उनको ये दिया गया है कि ये एक तरह से ये उनको झंझट से मुक्ति पाने के लिए एक बार कर चुका दो आप और बाद में आप निश्चिंत हो जाओ। लेकिन यहाँ पर एक ये भी व्यवस्था की गई कि जो इस स्कीम का लाभ लेंगे वो फिर आगे अपने वस्तु या सेवा का विक्रय करते समय उस कर को उपभोक्ताओं से वसूल नहीं कर सकते, उसमें जोड़कर वो उस कर की वसूली नहीं कर सकते। ये केवल उनको अपने पास से ही उनको चुकाना है। तो इसके लिए जो कुल आवर्त सीमा पहले कम थी, लेकिन ये समय से बढ़ाते बढ़ाते ये 1.5 करोड़ तक की जा चुकी है। इसमें क्या किया गया है कि व्यापारी हो या निर्माता हो या सेवा प्रदाता हो, वो अपने टर्नओवर आवर्त का 1% और होटल रेस्टोरेंट वाले क्या करेंगे कि अपने टर्नओवर का 5% जीएसटी चुका दो। केवल ये जो 5% सबसे लोएस्ट जो दर थी वो उसके आधार पर आप चुका दो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आप इस झंझट से मुक्ति पा जाओ। लेकिन ये व्यवस्था भी कर दी गई कि वे अब जो बिल ग्राहकों से को देंगे उसमें वो फिर ये जीएसटी जोड़कर ग्राहकों से इसे वसूल नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह उन्हें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई कर जमा भी नहीं मिलेगी। यानी जो माल वो बेच रहे हैं उस माल पर पहले यदि कहीं कोई कर चुकाया गया है केंद्र का या राज्य का, तो उसके लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसके लिए भी वो उन्हें प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट है सीजीएसटी एवं एसजीएसटी में एकरूपता। कोशिश की गई है कि ये जो धाराएं हैं, इसके नियम हैं और जो प्रोसेस है टैक्स कलेक्शन का जो प्रोसीजर है उनमें एकरूपता रहे, जिससे करदाता को सुविधा मिले। क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से ये सारा हो रहा, पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल पे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिले, ये प्रयास इसमें किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है समय समय पर हिसाब का निपटारा। अकाउंट्स वुड बी सेटल्ड पीरियडिकली बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब इसमें जो अपन ने ऊपर 4th पॉइंट पढ़ा था, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचे जाने के समय होता है। तो अब इस प्रक्रिया में जो कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है या जो कर का निपटारा होता है उसमें कभी केंद्र को हानि उठानी पड़ सकती है, कभी राज्य को हानि उठानी पड़ सकती है उस व्यवहार के कारण। तो आपस में ऐसी व्यवस्था की गई कि एक निश्चित समयांतराल के अंदर केंद्र और राज्य अपने ये जो टैक्स का जो हिसाब किताब है उसका निपटारा कर लें और जिसका नुकसान हो रहा है वो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, वो इस नुकसान की पूर्ति अन्य पक्ष को कर दे। इसके लिए आगे उदाहरण भी दिया गया है जिसको अपन आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। निवेश कर जमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो ऊपर आईटीसी की बात कर रहे थे वो ये है। ये क्या है कि यदि वस्तु एवं सेवा का विक्रय करने से पूर्व अन्य व्यक्ति से कोई माल अथवा सेवा का क्रय किया है और उस पर सीजीएसटी का भुगतान किया है, तो बिक्री कर पर जो सीजीएसटी लगा है उसमें से क्रय पर लगा सीजीएसटी कम हो जाएगा। यानी पहले जो सीजीएसटी लग चुका है तो अब क्रय पर जो सीजीएसटी दोबारा लग रहा है वो कम हो जाएगा, उसकी टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। इसे ही निवेश कर जमा कहते हैं। अर्थात केंद्र का कर है, केंद्र का कर एक बार लग चुका और वापिस जब दोबारा विक्रय हो रहा है और वापिस सीजीएसटी लग रहा है तो
वो पूर्व के कर में से इस कर की टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। ये इस व्यवस्था इसमें की गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन ये भी कह रहा है कि सीजीएसटी की कर जमा सीजीएसटी से एवं एसजीएसटी की कर जमा एसजीएसटी से ही मिलेगी। ये आपस में एक दूसरे में एडजस्ट नहीं होंगे। सीजीएसटी का जो एडजस्टमेंट होगा वो सीजीएसटी से होगा, एसजीएसटी का जो एडजस्टमेंट होगा वो एसजीएसटी से मिलेगा। इनकी परस्पर एक दूसरे से कर जमा प्राप्त नहीं होगी। यद्यपि अब ये यहाँ एक नई चीज आई, आईजीएसटी में से आईजीएसटी जो है उसमें से कुछ भी किसी का भी टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है, चाहे वो सीजीएसटी का हो, चाहे एसजीएसटी का हो, चाहे आईजीएसटी का खुद का हो। आईजीएसटी भी 2 बार लग सकती है। तो ये जिसका भी समायोजन हो, आईजीएसटी में से तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो व्यवस्था की गई सीजीएसटी में से सीजीएसटी का ही कर जमा मिलेगी और एसजीएसटी में से एसजीएसटी की ही कर जमा मिलेगी। यह निम्न प्रकार से मिल सकती है। आगे फिर इसमें एक क्रम भी दिया हुआ है और ये धारा दी गई है। ये धारा के प्रावधानों का हमें समय समय पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहले इसमें क्या है, इनपुट कर जमा की जमा कि कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति जो भी जीएसटी वसूल करता है या टैक्स चुकाता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इस एक्ट में। आगे व्यवस्थाएं हैं, अपन देखेंगे पॉइंट वाइज। तो एकीकृत कर आईजीएसटी का पहले उपयोग एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। शेष रकम यदि कोई हो तो फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी या एक कर और लगता है, संघ राज्य क्षेत्र कर, जो राज्य नहीं है और जो यूनियन टेरिटरी है उनकी जीएसटी यूटी जीएसटी के नाम से जानी जाएगी। तो एक क्रम तय कर दिया गया कि आईजीएसटी में से अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है तो वो पहले आईजीएसटी की ली जाए, उसके बाद केंद्र का जो करे सेंट्रल जीएसटी उसकी की जाए और उसके बाद स्टेट का किया जाए या यूनियन टेरिटरी की जीएसटी का भुगतान की टैक्स क्रेडिट ली जाए। पहले यह प्रावधान था कि एकीकृत की निवेश कर जमा, तो सबसे पहले इसका समायोजन है कि यदि इसके पश्चात निवेश कर जमा की कोई राशि शेष है तो उसका समायोजन केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के साथ किया जाएगा, सीवेट जो होता था। और यदि उसके पश्चात भी निवेश कर जमा की कोई राशि शेष है तो उसका समायोजन राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र के कर के साथ किया जाएगा। इसी के साथ ये एक नया नियम और शामिल किया था 88A कि सर्वप्रथम एकीकृत 1/4/2019 से ये व्यवस्था की गई थी कि एकीकृत कर की कर निवेश जमा का समायोजन करने के पश्चात यदि आईजीएसटी की कोई कर निवेश जमा शेष रहती है तो व्यक्ति अपने स्वयं के विवेक से इसका उपयोग समायोजन केंद्रीय कर, राज्य एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में से किसी भी प्राथमिकता से कर सकता है। लेकिन ये हालांकि इसमें 88A में ये सुविधा तो दे दी, लेकिन अपने को जब सवाल सोल्व करेंगे तो अपने को इसको ध्यान में रखना है कि पोर्टल जो सुविधा दे रहा है हमें उसी क्रम को ध्यान रखना है कि व्यवहार में पोर्टल पहले की तरह से प्रथम वरीयता में सीजीएसटी और बाद में एसजीएसटी का समायोजन करना है। तो ये हालांकि व्यवस्थाएं जो है वो सारी बताई और ये छूट भी दी गई, विवेक के अनुसार कर सकता है। इसके बाद ये क्या है कि सभी प्रकार के आउटपुट टैक्स का समायोजन सबसे पहले आईजीएसटी से किया जाएगा और सीजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका तभी प्रयोग किया जाएगा जब आईजीएसटी की कर निवेश जमा का प्रयोग पूर्ण रूप से, ये पूर्व नहीं है पूर्ण है, मतलब आईजीएसटी की कोई रकम ही नहीं बची, तब आप इसको सीजीएसटी की जो रकम है उसका कर जमा में प्रयोग करेंगे। इसी के साथ ये अन्य नियम है जो जब अपन उदाहरण पढ़ेंगे जब इनका और अपन आगे देख लेंगे। 49(5) का सब क्लोज बी, 49(5) का ए तो अपन ऊपर देख चुके हैं। उसमें ये क्रम दिया है कि आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी,
उसके बाद से फिर CGST और फिर SGST या UTGST, ये क्रम दिया है। 49B में क्या कह रहा है ये? केंद्रीय कर का पहले उपयोग केंद्रीय कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा CGST के लिए, और शेष रकम यदि कोई हो तो IGST के लिए किया जाएगा। ये 49(5)B के तहत अगर आप करते हैं तो। और राज्य कर का पहले उपयोग राज्य इस मीन्स SGST के लिए, और शेष रकम कोई बचती है तो फिर उसका भी IGST के लिए किया जाएगा। यानी CGST में से कोई रकम बचती है तो पहले IGST के लिए यूज की जाएगी, SGST के लिए नहीं की जाएगी। बी में ये कह रहा है। सी में ये कह रहा है कि SGST की कोई रकम बचती है तो वो SGST के का समायोजन करने के बाद IGST के लिए यूज की जाएगी। 5C ये कहती है। और UTGST यूनियन टेरिटरी GST है, संघ राज्य क्षेत्र का कर है, तो पहले संबंधित UTGST का ही समायोजन किया जाएगा, और शेष रकम कोई बचती है तो उससे भी IGST के लिए यूज किया जाएगा। इसी तरह 49(5)E कहती है केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाएगा। ये आप देख लीजिएगा। CGST का उपयोग SGST या UTGST का पेमेंट करने के लिए नहीं किया जाएगा। ये रेस्ट्रिक्टेशन लगाती है, क्लोज। इसी तरह SGST का भी CGST के लिए नहीं किया जाएगा। यानी ये ऊपर जो की 3 व्यवस्थाएं हैं ये तो इन्होंने करी दी, इसके साथ ये रेस्ट्रिक्टेशन E और F के रूप में लगा दिया गया। और इसी चीज को अपन इस टेबल से और अपन समझ सकते हैं। ये देखिए कैसे किया जाएगा। IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्स्ट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ IGST, जो अपन ने 49(5)A में देखा था। यही देखिए 49(5)A। फिर अगर बैलेंस बचता है तो वो किसके लिए यूज किया जा सकता है? CGST के लिए या SGST के लिए। मान लो CGST में कोई करी ऐसा है नहीं है कि जिसके लिए प्रावधान करने की जरूरत हो, तो फिर SGST किया जा सकता है या यूनियन टेरिटरी GST किया जा सकता है। एट ऑप्शन ऑफ टैक्सेबल पर्सन, यानी जो व्यक्ति है 49(5)B की जो व्यवस्थाएं थी, ये 88A वाली जो व्यवस्थाएं थी, ये इसके साथ ये उसको दिया गया था ऑप्शन। लेकिन ये केवल IGST के लिए है, ये ध्यान में रखना आप। इनके लिए ये नहीं है ऑप्शन वाला। फिर है CGST और SGST। UTGST क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर क्रेडिट ऑफ IGST इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। यानी IGST का अगर शेष नहीं बचा है तो फिर आप इसके लिए CGST या SGST या UTGST का क्रेडिट काम में ले सकते हो। तो जब तक IGST है तब तक IGST को ही आपको इसी क्रम में लेना है। फिर है सेंट्रल केंद्र का कर जो CGST है, उससे सबसे पहले जैसा हमने पढ़ा था CGST ही लेंगे, जो क्रम दिया था 49(5)A में। उसके बाद भी यदि कुछ बचता है तो फिर IGST, ये 49(5)B। CGST केंद्रीय कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, और शेष रकम यदि कोई हो का उपयोग एकीकृत कर का IGST के लिए। ये चीज 49(5)B यहाँ लागू हो रही है आपकी। 49(5)B। इसी तरह 49(5)C वो ये कह रहा है कि राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर का, या तो अगर हम SGST मानते हैं तो 49(5)C के अनुसार पहले SGST ली जाएगी और बाद में कोई बचती है तो वो IGST के लिए यूज होगी। 49(5)C धारा आपको यही कह रही है कि SGST में से पहले SGST का समायोजन करो, बाद में कोई रकम बचती है तो IGST लो। ये 49(5)C देख लीजिए आप दोबारा से। इसी तरीके से आगे ये जो कह रहे हैं आपको रिमार्क्स में वापस क्लियर कर रहा है कि CGST क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली
आफ्टर ऑल क्रेडिट्स ऑफ IGST, अगर IGST की कोई बकाया है तो IGST ही वसूल होगी, लेकिन IGST की पूरी रकम वसूल हो जाने के बाद भी कोई शेष बचता है कि CGST का, तो फिर उसको आप अन्य किसी काम में ले सकते हैं। पहले CGST वसूल हो गई होगी, फिर IGST हो गई, तो फिर आप SGST के लिए यूज या UTGST के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह कह रहा है SGST और UTGST क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज ओनली आफ्टर द क्रेडिट ऑफ IGST, यानी क्रम को बदलना नहीं है, केवल ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे व्यक्ति को फर्स्ट में IGST के संबंध में, CGST और SGST या UTGST के बारे में कोई संबंध नहीं दिया गया है। और इसी के साथ ये नोट भी दिए गए हैं 3, ये भी आप देख लीजिए कि एकीकृत कर की निवेश कर जमा का प्रयोग एकीकृत कर के लिए किया जाएगा। इसके पश्चात शेष निवेश का प्रयोग CGST, SGST, UTGST के आउटपुट कर के साथ किसी भी क्रम में किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है कि जब तक एकीकृत कर की संपूर्ण कर जमा का प्रयोग न कर लिया जाए तब तक अन्य किसी प्रकार की निवेश कर जमा, यही जो टेबल में इसने समझाया वही है ये। और ये जो कह रहा है कि IGST इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, तो ये समझने के हिसाब से ये महत्वपूर्ण बिंदु अपन, और आप इसको ध्यान से देख लें और इसके बाद आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।